इतिहास के पन्नों में कई ऐसी सल्तनतें दबी हुई हैं जिनके बारे में हम कम ही बात करते हैं, पर जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे, कहानी बहमनी सल्तनत की। अच्छा, एक सवाल है। भारतीय इतिहास में जब भी बारूद या तोपों के इस्तेमाल की बात होती है, तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बाबर, है ना? और 1526 की पानीपत की लड़ाई। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या सच में तोपों की गूंज सबसे पहले उत्तर भारत में ही सुनाई दी थी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी स्कूल की किताबें हों या आम धारणा, सब यही इशारा करती हैं कि तोपे तो भाई मुगल ही लेकर आए थे। पर इतिहास में अक्सर जो दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। सच तो यह है कि बाबर के हिंदुस्तान आने से कई दशक पहले भारत की धरती पर तोपें गरज चुकी थी। और ये आग उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्कन के पठारों में लगी थी। और इसे जलाने वाली सल्तनत थी बहमनी सल्तनत। तो सवाल उठता है कि ये सल्तनत आखिर आई कहां से? इसकी जड़ें दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हुए एक बड़े विद्रोह में हैं। देखिए, हुआ ये कि दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने अजीबो-गरीब फैसलों के लिए मशहूर था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद शिफ्ट कर दी। बाद में जब वो वापस लौटा तो उसके कई कमांडर, जिन्हें अमीराने सदा कहते थे, दक्कन में ही रह गए। तुगलक की नीतियों से परेशान होकर इन कमांडरों ने इस्माइल मुख जैसे नेताओं के साथ मिलकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। और बस इसी विद्रोह की आग से 3 अगस्त 1347 को एक नई और आज़ाद सल्तनत का जन्म हुआ, जब जफर खान ने दौलताबाद में अपनी हुकूमत का ऐलान किया। अब इसके संस्थापक जफर खान के नाम को लेकर भी ना बड़ी दिलचस्प बहस है। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक तरफ फरिश्ता जैसे पुराने इतिहासकार कहते हैं कि वो गंगू नाम के एक ब्राह्मण का सेवक था और अपने मालिक के सम्मान में सल्तनत का नाम बहमनी रख दिया। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस इस कहानी को एक मिथक मानते हैं। उनका मानना है कि असल में जफर खान ने खुद को ईरान के एक महान पौराणिक राजा बहमन का वंशज बताया था। सीधी सी बात है, अपने शासन को एक रॉयल लेजिटिमेसी, एक शाही पहचान देने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इस नई सल्तनत ने अपनी ताकत कैसे जमाई और इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन बनकर खड़ा था। पहले सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह बहुत ही समझदार शासक था। उसने राजधानी को ज्यादा महफूज जगह गुलबर्गा में बनाया। अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटकर गवर्नरों को थोड़ी आज़ादी दी। और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी हिंदू प्रजा पर जजिया जैसा टैक्स नहीं लगाया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल कदम था। लेकिन बहमनी सल्तनत की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। दक्षिण का ताकतवर विजयनगर साम्राज्य और दोनों के बीच की दुश्मनी की जड़ था ये इलाका रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की ये जमीन इतनी उपजाऊ और अमीर थी कि जो इसे कंट्रोल करता वही दक्कन का असली बादशाह कहलाता। इसी दोआब के लिए दशकों तक खून बहा। लेकिन साल 1367 में एक ऐसी जंग हुई जिसने हिंदुस्तान में युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, विजयनगर की लाखों की सेना आगे बढ़ रही है और तभी अचानक एक जोरदार धमाका आसमान को चीर देता है। आग और धुएं के गोले विजयनगर की सेना के बीचों बीच गिरते हैं और भगदड़ मच जाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में तोपों के पहले इस्तेमालों में से एक था और इस एक हथियार ने पूरी लड़ाई का रुख पलट कर रख दिया। बहमनी सल्तनत बाहर के दुश्मनों से तो निपट रही थी, लेकिन उसके अपने ही घर में एक धीमा जहर फैल रहा था। ये जहर था गुटबाजी का, अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई का। दरबार में 2 गुट बन चुके थे। एक थे दक्कनी, यानी वो लोग जो पीढ़ियों से दक्कन में ही रह रहे थे, और दूसरे थे अफाकी, जो ईरान और सेंट्रल एशिया से हाल ही में आए थे। अब ये अफाकी पढ़े लिखे और काबिल ज्यादा थे, जिससे दक्कनी अमीरों के दिलों में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। और इसी जलन, इसी गुटबाजी का सबसे बड़ा शिकार बना सल्तनत का सबसे काबिल और वफादार मंत्री महमूद गवान। महमूद गवान, जो कि एक अफाकी था, उसने अपनी काबिलियत से सल्तनत को बुलंदी पर पहुंचा दिया। उसने जमीन का हिसाब किताब ठीक किया, गवर्नरों की ताकत पर लगाम लगाई और बीदर में एक शानदार मदरसा भी बनवाया। लेकिन उसकी यही कामयाबी उसकी दुश्मन बन गई। गवान की बढ़ती ताकत से जलने वाले दक्कनी अमीरों ने एक खौफनाक साजिश रची।
उन्होंने गवान की शाही मोहर चुराकर एक फर्जी खत तैयार किया। इस खत में ऐसा दिखाया गया मानो गवान उड़ीसा के राजा को बहमनी सल्तनत पर हमला करने के लिए बुला रहा हो। ये झूठा खत नौजवान सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय को दिखाया गया। सुल्तान ने गुस्से और नशे की हालत में बिना सोचे समझे 1481 में अपने सबसे काबिल मंत्री का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। और कहते हैं कि मरने से ठीक पहले गवान ने सुल्तान से ये शब्द कहे थे। ये शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे जो सच साबित हुई। महमूद गवान की मौत सिर्फ एक मंत्री की मौत नहीं थी, ये बहमनी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील थी। इसके बाद सल्तनत बिखरने लगी। गवान की मौत के कुछ ही सालों बाद बहमनी साम्राज्य सियासी तौर पर खत्म हो गया। लेकिन क्या कोई साम्राज्य सच में मर जाता है या उसकी रूह किसी और शक्ल में जिंदा रहती है? बहमनी सल्तनत गायब नहीं हुई, बल्कि वो टूट गई। 1527 तक इसकी राख से 5 नई मगर ताकतवर सल्तनतें पैदा हुईं: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। इन्हें हम दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। मतलब बहमनी सल्तनत की असली विरासत उसके टूटने के बाद सामने आई। इन नई सल्तनतों ने एक अनोखी दक्कनी संस्कृति, भाषा और आर्किटेक्चर को जन्म दिया। आज हम बीजापुर का गोल गुंबद देखें या हैदराबाद का चार मीनार, इन सब की नींव बहमनी दौर में ही रखी गई थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बहमनी सल्तनत का राजनैतिक ढांचा तो ढह गया, लेकिन उसकी बनाई संस्कृति आज भी दक्कन की जमीन पर जिंदा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई साम्राज्य सच में मर जाता है अगर उसकी संस्कृति जिंदा रहे? इस पर सोचेगा जरूर।